हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के अंतर्गत अध्याय 2 नए राजाओं और उनके राज्य के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। आगे का प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। चोल राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। अगर आपको इसका और डिटेल चाहिए तो आपकी जो पुस्तक है इतिहास की, उसके पृष्ठ क्रमांक 17 में इसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। 8वीं सदी के मूल्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से डकार कर लिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से ही संपन्न किया जाता था। आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग किया जाता था। क्या है इसका क्वेश्चन? राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग किया जाता था। इसका उत्तर देखिए। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल धन मिलने की संभावनाएं बनती थी। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बच्चों। कल्हड़ एक रचना है जिसे किसने? राजतरंगिणी ने लिखा। ठीक है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? अगर आपको इसका और डिटेल पढ़ना है तो आपकी पुस्तक इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 20 में इसका उत्तर आप अच्छे से खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे इसका उत्तर देखते हैं। कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेख का अर्थ क्या होता है? जो पत्थरों पे लिखी गई चीज़ें होती हैं उसे हम शिलालेख के माध्यम से उसे हम शिलालेख कहते हैं। दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 5वें नंबर का? गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा। संघर्ष मतलब लड़ाइयाँ होती रहीं, क्योंकि वे एक दूसरे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण
करने का प्रयास करते थे। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बच्चों? गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? इसका उत्तर है कावेरी डेल्टा में मधुरियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वहाँ पर क्या थी? एक छोटे परिवार, मतलब छोटा परिवार था, उसके मुखिया परिवार की सत्ता थी। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया क्या होता है? जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। परिवार का मुखिया कहलाता है वो मुखिया। परिवार के विजयालय के 9वीं सदी के मध्य में मुर्दियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। इस प्रकार चोल वंश द्वारा सत्ता प्राप्त की गई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। क्या बोल रहा है बच्चों? 8वें नंबर का क्वेश्चन, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर क्या है? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है इसकी? चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। क्या बन गए? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली, विकसित मतलब जो अच्छा मतलब डेवलप हो रहा था, जो क्षेत्र विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों दी गई भूमि में भी संपन्न हो गए थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा जो भूमि दी गई उस पे भी संपन्न हो गए थे। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है? ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9वें नंबर का क्वेश्चन है चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्र में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई क्षेत्र ऐसे थे जिसमें एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, जो इस अध्याय का आपका आखिरी क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चोलकालीन प्रशासक व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? चोलकालीन प्रशासन व्यवस्थाओं की विशेषताएं लिखिए। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। उस समय किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहते थे। उस समय इस तरह के गांवों के समूह को क्या कहते थे? नाडू कहा जाता था।
ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। उनकी देखरेख के लिए समितियां बनाई जाती थी। इसके अलावा चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की अन्य और विशेषताएं भी होती थी। इसका हम क्वेश्चन का आंसर फिर से पढ़ते हैं। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां को उर कहते थे। सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहते थे। नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने और जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभाएं में विभिन्न समितियां होती थी। इसके अलावा चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की अन्य और विशेषताएं भी थी। ठीक है बच्चों, ये आपका अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। हम अगले वीडियो के साथ आपके लिए नया अध्याय लेके आएंगे। ठीक है।